नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से वंचित न रहे। प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र विकसित किए जाएं, जहां पर दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सकीय, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता एक ही स्थान पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेवा, संवेदना और सम्मान के भाव से दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि दिव्यांगजन केवल सहानुभूति के पात्र बनकर न रहें, बल्कि आत्मनिर्भर और योगदानकारी नागरिक के रूप में समाज की मुख्यधारा में शामिल हों। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप सहित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शर्म अल शेख में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब्दुल फत्ताह एल सीसी की सह मेजबानी में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। भारत इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करता है और आशा करता है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। यह संवाद और कूटनीति के प्रति की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और विशिष्ट कमांडो को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उनके संबोधन के साथ साथ आतंकवाद रोधी अभ्यास, हेलीकॉप्टर स्लिथरिंग, बम निरोधक, K9 अभ्यास और हथियारों की प्रदर्शनी सहित कई ऑपरेशनल प्रदर्शन भी शामिल थे। एनएसजी के 41वें स्थापना दिन पर मैं समग्र देश की ओर से एनएसजी परिवार को और विशेषकर देश की सुरक्षा में जुटे एनएसजी के बहादुर जवानों को हृदयपूर्वक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहां आने से पहले 4 दशक की लंबी देश को सुरक्षित करने की इस यात्रा में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो शहीदों को हम सब हृदय से नमन कर श्रद्धांजलि देकर आए हैं। मैं फिर से एक बार वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये 3 सूत्रों को लेकर समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने 4 दशकों से इस देश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज अभी जो हम सब ने प्रदर्शन देखा है, ये देखकर देश का हर नागरिक, इसके दिलो दिमाग में हमारी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत सुरक्षित हाथों में है, ऐसा मन में संतोष लेकर हम जाते हैं। मैं फिर से एक बार एनएसजी के सभी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां आने से पहले भृगु जी ने मेरे हाथों से
एक वट वृक्ष का पौधा आरोपित कराया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समग्र देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 2019 से अब तक वृक्षारोपण अभियान में हमारे सीएपीएफ के जवानों ने 6 करोड़ 50 लाख पौधे लगाकर देश की हरियाली को जीवित रखने का काम किया है। जब ये अभियान शुरू किया तब कई लोगों के मन में सवाल था कि ये कैसे चलेगा। जिनका काम हथियार लेकर देश की सुरक्षा करना है, वो देश के पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे क्या? मगर मैं मनपूर्वक सीएपीएफ के सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। अपने बच्चों की तरह आपने इन पौधों का जतन भी किया है, बड़ा भी किया है और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, आज स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग आतंकवाद का सामना करने की कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। मैं आज देश भर की राज्य पुलिस को भी कहना चाहता हूं, ये जो एसओटीसी बना है वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं है। ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतने विशाल देश में केवल केंद्र सरकार आतंकवाद का सामना नहीं कर सकती। देश की सभी राज्य सरकारें और राज्य पुलिस के विशेष दस्ते, एनएसजी और बाकी सभी सीएपीएफ के दस्तों के साथ मिलकर ही देश को सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए एसओटीसी आने वाले दिनों में देश की आतंकवाद विरोधी जो लड़ाई है उसको बहुत पैनी तरह से सुसज्जित करेंगे और इसके लिए हमेशा उनको तैयार भी रखेंगे। मित्रों, एनएसजी ने सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये तीनों मंत्र को जमीन पर उतारते हुए 1984 से ऑपरेशन अश्वमेघ, ऑपरेशन व्रत शक्ति, ऑपरेशन ढांगू, अक्षरधाम का हमला, बंबई पर का हमला, कई सारे राष्ट्रीय संकटों को बहादुरी से और अपनी कुनेह से राष्ट्र को सुरक्षित किया है। और पूरा देश आज एनएसजी की बहादुरी, वीरता और समर्पण पर पूरा देश नाज करता है। और आने वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। उनके लिए वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो एक प्रकार से देश के 6 हिस्सों में 6 जोन में एनएसजी के एसएसजी
हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और ये हेडक्वार्टर जो हरियाणा की वीर भूमि पर बना है, वो हेडक्वार्टर पर एनएसजी और देश भर के राज्य पुलिसों के आतंक विरोधी दस्तों की ट्रेनिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज और उनकी फिटनेस के लिए अहर्निश काम होता रहेगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते हैं। यूएपीए में हमने अमेंडमेंट किया, एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट किया, पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, PA5 पर बैन लगाया, मैक को मजबूत किया, CCTNS और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। अब तक 57 से ज्यादा व्यक्तियां और कई ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट घोषित कर उनकी गतिविधियों पर भी हम प्रतिबंध डालने में सफल हुए हैं। इस समूचे अभियान को अगर हम ध्यान से देखें तो धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया है। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। और मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पर टेररिज्म का प्लानिंग होता था, भारत पर हमला करने का जहां व्यू रचना बनती थी, वो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, इनके ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया, उनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया और ऑपरेशन महादेव ने सटीक ऑपरेशन कर जो आतंकवादी हमला किए थे उनको भी समाप्त कर देश का विश्वास हमारे सुरक्षा बलों पर बढ़ाने के काम किया है। मित्रों, एनएसजी के जवानों ने 4 दशक लंबी ये यात्रा में देश के 770 से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की है। वहां के सारे व्यू रचना, अगर अकस्मात आतंकी हमला होता है तो इसको कैसे बचाया जाएगा, इसका एक यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे,
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसमें सदियों बाद लौट आया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर बढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आह्वान, एक दिया राम के नाम। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने भारत और मंगोलिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुरेलसुख उखना के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना की भारत यात्रा तब हो रही है जब भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और सामरिक संबंधों के 10 साल पूरे कर रहा है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम भी शुरू करेगा। राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में एक बहुत विशेष अवसर है और ये यात्रा तब हो रही है जब भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर आज हमने एक ज्वाइंट पोस्टल स्टैंप जारी किया है जो हमारी साझा विरासत, विविधता और गहरे सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है। साथियों, आज हमारी मुलाकात की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण से हुई। राष्ट्रपति खुरेलसुख ने अपनी स्वर्गीय माताजी के नाम पर जो वटवृक्ष लगाया है वो आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारी गहरी मित्रता और पर्यावरण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक रहेगा। फ्रेंड्स, 10 साल पहले मेरी मंगोलिया यात्रा के दौरान हमने आपसी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। पिछले 1 दशक में इस पार्टनरशिप के हर आयाम में नई गहराई आई है, नया विस्तार आया है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण
हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। साथियों, भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है। सदियों से दोनों देश बुद्धिज्म के सूत्र में बंधे हैं, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल सिबलिंग भी कहा जाता है। आज इस परंपरा को और प्रगाढ़ बनाने और इन ऐतिहासिक संबंधों को नई ताकत देने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अगले वर्ष भगवान बुद्ध के 2 महान शिष्य सारिपुत्र और मोदगल्यायन के होली रेलिक्स को भारत से मंगोलिया भेजा जाएगा। हम गंदन मोनेस्ट्री में एक संस्कृत शिक्षक भी भेजेंगे ताकि वहां के बौद्ध ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया जा सके और प्राचीन ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। हमने 1 मिलियन एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट को भी शीघ्र से ही शुरू करने का निर्णय लिया है। मंगोलिया में बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है और आज हमने तय किया है कि नालंदा और गंदन मोनेस्ट्री को साथ जोड़कर हम इस ऐतिहासिक संबंधों में एक नई ऊर्जा लाएंगे। हमारे संबंध केवल केंद्र सरकारों तक सीमित नहीं है। आज लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और मंगोलिया के आरखांगाई प्रोविंस के बीच हुए एमओयू से हमारे सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, जाम कम करने के लिए संचालन जारी रहा है और उसको लेकर जो है सुरक्षा और नियमों का पालन करते वक्त जो है इसकी जानकारी देते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान आया है, आपको सुनवाते हैं। तो वहीं बता दें कि एआई डेटा सेंटर की अगर बात की जाए तो यहां पर तकनीक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एआई हब बनाने के लिए यहां पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर कहा कि कंपनी ने भारत में $15 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है और इसके तहत विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर और एआई हब बनाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के चलते विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रही हैं। यह निवेश न केवल तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देगा बल्कि हमारे स्टार्टअप्स, रिसर्च और युवाओं के लिए भी नई ताकत पैदा करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम भारत को एआई और डिजिटल इंफ्रा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। $1 billion investment today. It's a data center and AI hub which will be located in Visakhapatnam. I would like to thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his vision in which all the large companies are coming to India. I would also like to thank Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu ji because of his very rapid execution, the fast-paced approvals. Google has announced his $14 billion announcement for Vizag, Visakhapatnam. As we are all aware, today AI is impacting every walk of our life. The way India made a big, fundamental, very strong presence in IT world, a similar presence we have to now make in the AI world, because
AI is impacting every walk of our life. Many new opportunities are coming. AI services is coming as a totally new segment in the digital economy. With good digital infra, we should be able to prepare our youth, reskill our youth, upskill our youth, make sure that they are ready for the AI opportunities which are coming in the world today. And this data center will be part of the AI mission. It will be augmenting the AI infra which is needed for making sure that our youth get the facilities, the startups get the facilities which are required for their products and their services. वर्ल्ड फील्डिंग पॉइंट मार्ग पर वर्तमान में यात्रा की अधिकता देखी जा रही है, जिसके कारण वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के समय दोपहर में यह मार्ग जो है अक्सर व्यस्त रहता है, लेकिन आज जो है यातायात भी भीड़ थोड़ी बढ़ गई थी। और बता दें कि इस मार्ग पर यातायात पुलिस के कर्मचारी तैनात हैं, जो मार्ग पर वाहनों का संचालन कर रहे हैं और जाम को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि यात्रियों और राहगीरों से अपील की, साथ ही उन्होंने कहा कि वे धैर्य रखें और नियमों का पालन करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।